दो पाटों के बीच लगभग दौड़ती भागती सड़क पार कर ऑफिस में दाखिल हुई और आधे खुले लिफ्ट के दरवाजे से अंदर घुसकर 5वें नंबर बटन को दबाया। लिफ्ट में और कोई नहीं था। नीचे की मंजिल से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट में जाते समय मैं अकेले में खूब रोई। ऑफिस के बाथरूम और कभी-कभी लिफ्ट के अकेलेपन में ही मैंने रोने की जगह को खोजा है। इसके अलावा रोने के लिए मुझे एकांत समय और जगह नहीं मिलता। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर देखा तो ऑफिस के लोग काम में लगे हुए थे। मेरे ऊपर की अधिकारी कल्पना मैम ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा और कहने लगी, हमेशा की तरह लेट। सॉरी कल्पना मैम, बोलकर मैं अपनी जगह पर जाकर पर्स को रख तुरंत बाथरूम गई ताकि और थोड़ी देर रोकर चेहरे को पोंछ सकूं। सुबह उठते समय ही मीनू का शरीर गर्म था। मीनू ने अपनी 2 साल की उम्र में सिर्फ 2 ही जगह देखी हैं, एक घर, दूसरी बच्चों के डॉक्टर सीताराम का क्लिनिक। क्लिनिक के हरे पेंट हुए दरवाजे को वह पहचानती हैं। उसके पास जाते ही मीनू जो रोना शुरू करती तो पूरे 1 घंटे तक डॉक्टर का इंतजार करते समय वह लगातार रोती रहती हैं। डॉक्टर जब उसे जांचते तो हाथों से उछलती और जोर-जोर से रोती और वापस बाहर आने के बाद ही चुप होती। डॉक्टर ने बताया था कि बच्ची को थोड़ा सा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए महीने में 1-2 बार उसे खाली जुकाम या बुखार आ जाता है। आज भी मैं ऑटो पकड़कर डॉक्टर के पास जाकर आई और सासू माँ को मीनू को देने वाली दवाओं के बारे में बताया। फिर जल्दी से बाथरूम में घुसकर 2 मग पानी डाल, साड़ी पहन, चेहरे पर क्रीम लगा और जल्दी-जल्दी नाश्ता निपटा कर रवाना होते समय एक नज़र बच्ची को देखा। तेज बुखार में बच्ची का चेहरा लाल था। मुझे साड़ी पहनते देख वह फिर से रोना शुरू कर दी। उसके हिसाब से मम्मी नाइटी पहनने रहेगी तो घर में रहेगी, साड़ी पहनेगी तो बाहर जाएगी। मम्मी मत जाओ कहकर वह मेरे पैरों में लिपट गई। उसे किसी तरह मनाकर ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ी। क्यों, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐना बोली। लंच के समय मैं घर फोन कर बच्ची के बारे में पूछा तो बोला, अभी कुछ ठीक है। थोड़ी तसल्ली के साथ मैंने खाना शुरू किया। ऐसा रोजाना ऑफिस जाने के लिए साड़ी पहनते समय जब मत जाओ मम्मी कहकर मीनू रोती है तो उसकी वह आवाज मेरे कानों में हमेशा आती रहती है। दीपा, तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी में है, अब तुम चुपचाप घर में रहो, तुमको शांति नहीं है। बच्ची परेशान होती है। तुम्हारा पति इसके लिए राजी नहीं होगा क्या? ऐना के आवाज में सच और स्नेह का भाव था। वह आदमी नाटककार है। ऐना, नौकरी छोड़ने की बात करना शुरू करो तो बस यही कहता है कि तुम्हारा फैसला है, तुम कुछ भी करो, मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। तुम्हें खुश रहना चाहिए बस। मैं इस सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ, कब नौकरी चली जाएगी नहीं कह सकते। बाजार ठीक ठाक रहा तो सब ठीक, मंदी में कंपनी में कब तालाबंदी हो जाए कह नहीं सकते। तुम्हारी सैलरी से थोड़ी राहत मिलती है। इस बार किसी से भी सलाह मत लो, अभी 2 दिन में बोनस मिलेगा। चुपचाप रुपयों को ले कर
तुरंत इस्तीफा दे दो। ऐना बोली, मैंने अपने कंप्यूटर पर एक्सेल सीट में जो भी रिकॉर्ड भरना था भरा। सीधे व आड़े दोनों तरफ से टोटल सब सही है या नहीं मैंने मिलान किया। फिर रिपोर्ट पर लेटर तैयार किया। सेक्शन चीफ कल्पना को और एक कल्पना के उच्च अधिकारी को एक प्रति भेज दिया। इस बार मैं बिना रोए बिना जल्दबाजी किए कार्यालय से बाहर आ गई। मुझे मेरा फैसला ठीक लगा। घर आकर देखा मीनू सो रही थी। सुबह जो पहना था वही कपड़े मीनू ने पहने थे। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं तो क्या उसके कपड़े भी नहीं बदलने चाहिए? मन ही मन सासू माँ पर गुस्सा होते हुए भी मैं उनसे बोली, बच्ची ने आपको परेशान तो नहीं किया अम्मा? वे बोली, पहले ही से तेरी बेटी बदमाशियों की पुतली है। तबीयत ठीक ना हो तो पूछो नहीं। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर मीनू के पीठ को सहलाने लगी। जब मैं छोटी थी तब मेरी अम्मा मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ कितनी देर रहती थी। हमारी अम्मा को साहित्य से बहुत प्रेम था। हम कहते, अम्मा बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, डर लग रहा है। वे कहती कि वीर रस के कई कवि हैं, उनकी कविताएं बोलो। जबकि दूसरे बच्चों के माएँ हनुमान जी को याद करने को कहती। मेरी माँ झांसी की रानी और मीरा की मिली-जुली अवतार थी। वे अंधविश्वासी भी नहीं थी। मेरा भाई रोता तो मेरी माँ सीता बन जाती और कहती कि चलो हम लव कुश बनकर राम से लड़ाई करें। चांदनी रात में छत पर हमारी मम्मी मीठा चावल बना अपने हाथों से हम दोनों बच्चों को बिना चम्मच के खिलाती, जिसमें केसर, इलायची और घी की वह खुशबू अभी तक ऐसा लगता है जैसे हाथों में आ रही हो। जब कभी भी कहीं कोई उत्सव होता तो हमारी मम्मी हम दोनों बच्चों को रिक्शा में साथ ले जाती। हम दोनों भाई बहन उस रिक्शे में एक सीट के लिए लड़ बैठते थे। हमेशा अम्मा हम दोनों को तेल से मालिश करके नहलाती। रात के समय चांदनी में हम अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर बरामदे में लुका छुपी खेलते। सोते समय नींद नहीं आ रही कहकर हम रोते तो वे हमें लोरी सुनाती और तरह तरह के लोकगीत सुनाकर सुला देती। जब मेरी अम्मा हमारे साथ इस तरह रही तो क्या मुझे मीनू के साथ ऐसे नहीं रहना चाहिए क्या? यह सोचकर मैं एक योजना के साथ उठी। बच्ची को खाना खिलाने के लिए जगाया। मीनू मम्मी अब ऑफिस नहीं जाएगी। मैं धीरे से बोली, अब मम्मी तुम हमेशा ही नाइटी पहनोगी। मीनू तुतला कर बोली। अगले ही दिन ऑफिस जाते ही इस्तीफा तैयार करके ऐना को दिखाया। आज तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी हुई लड़की जैसे रौनक दिख रही है। ऐना बोली, अभी मत दे, बोनस का चेक दे दे तब देना। इस्तीफा दे दोगी तो फिर बोनस नहीं देंगे। जो जो लेना है सबको वसूल करके फिर दे देना। इस पत्र को डियर। वह बोली। दोपहर को 3 बजे कल्पना मैम मुझे एक अलग कमरे में लेकर गई और बोली, यह कंपनी तुम्हारी योग्यता का सम्मान करती है। इस कठिन समय में तुम्हारा योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। सबको ठीक से समझकर उन लोगों की योग्यता के अनुसार कंपनी ने तुम्हें भी प्रमोशन दिया है। यह लो प्रमोशन लेटर। उस लेटर को देख मैंने एक बार फिर पढ़ा। ऐसा ही 2
प्रमोशन और हो जाए तो बस फिर वह भी कल्पना जैसे हो सकती हैं। सेक्शन की हेड डॉक्टर ने बताया था मीनू को जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए 9 महीने लगातार दवा देने से वह ठीक हो जाएगी। मैं सोचने लगी 3 महीने हो गए, 6 महीने ही तो बचे हैं। अगले साल स्कूल में भर्ती करने तक थोड़ी परेशानी सह ले तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो सैलरी भी बढ़ गई है। सासू माँ की मदद के लिए एक कामवाली को रख दे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी का भविष्य का कुछ पता नहीं, तो फायदा इसी में है कि अभी कमाएं तो ही कल मीनू के भविष्य के लिए अच्छे दिन होंगे। मैं अचानक से वर्तमान में लौटी और बोली, धन्यवाद कल्पना मैम, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। वे बोली, दीपा, कल तुमने जो बढ़िया रिपोर्ट तैयार किया उसे और विस्तृत करना होगा। आज ही बॉस को भेजना है। हो जाएगा। हाँ ठीक है कल्पना मैम, मैं बोली। मैंने घर पर फोन कर दिया कि लेट हो जाएगी। जो इस्तीफा मैंने लिखा था उसे टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल आई थी।